हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज राजनंदिनी और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी की। इन आवर प्रीवियस पार्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू ऑल द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. So let's begin. So question number 16 is, why is it not correct to count intermediate goods while calculating GDP? आपको मैंने बताया था जब हम GDP कैलकुलेट करते हैं, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तब हम क्या लेते हैं, सारे फाइनल गुड्स और सर्विसेज को कंसिडर करते हैं और जो इंटरमीडिएट गुड्स और सर्विसेज होते हैं उन्हें इंक्लूड नहीं करते हैं. तो उसका रीजन क्या है, ताकि डबल काउंटिंग ना हो. ठीक है. सो हाउ यू कैन राइट, इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स. अब क्या है, हम इंटरमीडिएट गुड्स ही यूज करके क्या बनाते हैं, फाइनल गुड्स को बनाते हैं. एंड देयर वैल्यू इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द प्राइस ऑफ द फाइनल गुड. आप जो भी फाइनल गुड बना रहे हो उसके अंदर क्या होगी, उसकी प्राइस इंक्लूड होगी. काउंटिंग देम सेपरेटली वुड लीड टू डबल काउंटिंग. जब आप उसे बार बार, अगर आप इंटरमीडिएट को भी काउंट कर रहे हो और फाइनल को भी काउंट कर रहे हो, मतलब आपने क्या किया, फाइनल के अंदर इंटरमीडिएट के गुड की जो प्राइस थी वो ऑलरेडी इंक्लूड थी, मतलब आपने क्या कर लिया, उसको डबल बार काउंट कर लिया है. ठीक है. सो विच गिव्स एन इनकरेक्ट मेजर ऑफ जीडीपी. अगर आप डबल बार काउंट करते हो तो आपको रियल जीडीपी का पता नहीं चलेगा. अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the basic services included in the service sector that the government is expected to provide? अब क्या है, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कुछ पब्लिक फैसिलिटीज हर पर्सन को क्या करे, प्रोवाइड करे. जैसे कि हमारी बेसिक नीड्स हो गई, एजुकेशन हो गया, फूड हो गया. तो ये क्या है, गवर्नमेंट की क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सबको क्या दे, सिक्योरिटी दे, पुलिस हो. ठीक है. तो ये सब क्या है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. So basic services include hospital, educational institution, police station, post and telegraph services, courts, village administration or offices, municipality services, transport, banks and insurance companies. ये सब क्या है, गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना नेसेसरी है. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, why is there a mismatch between the share of sectors in gross value added एंड एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया? अगर हम बात करें ग्रॉस वैल्यू एडिशन की, तो टर्शरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो टर्शरी सेक्टर में क्या हुई है, ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है. बट एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट उस लेवल पे इंक्रीज नहीं हुआ है. किसके अंदर, टर्शरी सेक्टर के अंदर. ओके. सो वाइल द टर्शरी सेक्टर कंट्रीब्यूट द मोस्ट टू द जीवीए, दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडिशन, मोस्ट पीपल आर स्टिल एम्प्लॉयड इन द प्राइमरी सेक्टर. अब क्या है, मोस्ट ऑफ लोग आज भी, अगर हम इंडिया की बात करें तो आज भी 50% जो हमारी इंडियन पॉपुलेशन है वो किस पर डिपेंड करती है, वो प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंड करती है. तो जो मोस्ट ऑफ लोग हैं जो प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंड करते हैं, उनको क्या है, उनको उतना ज़्यादा क्या फ़ायदा नहीं मिला है. किससे, ग्रॉस वैल्यू एडिशन से. उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला है, किसमें, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर के अंदर. ठीक है. So primary sector, because not enough jobs have been created in the secondary and tertiary sector. बहुत ज़्यादा jobs का creation नहीं हुआ है, किसमें, secondary sector और tertiary sector में. Okay. Now next question, give one reason why the government provides subsidized इलेक्ट्रिसिटी टू सम इंडस्ट्रीज. अब कुछ इंडस्ट्रीज होती है जैसे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो गई, जो बहुत छोटे छोटे लेवल पे चल रही होती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनको कुछ इंसेंटिव्स देती है कि वो क्या कर सके, अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर सके. उनको क्रेडिट देती है, उनको इलेक्ट्रिसिटी फ्री में देती है, या फिर क्या करती है, कम रेट्स पे प्रोवाइड करती है. उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है ताकि जो स्मॉल स्केल पे इंडस्ट्रीज पे लोग वर्क कर रहे हैं उनका क्या हो सके, डेवलपमेंट कर सके और वो अपनी इंडस्ट्री को क्या कर सके, ग्रो कर सके. ओके. सो हाउ यू कैन राइट, टू सपोर्ट द कंटिन्यूड प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड अवॉइड हाई प्रोडक्शन कॉस्ट दैट कुड फोर्स देम टू शट डाउन. और कई बार क्या होता है, जब अगर प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है तो क्या होती है, बहुत सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या हो जाती है, बंद हो जाती है. तो उसको प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट क्या देती है, कुछ इंसेंटिव्स देती है. क्वेश्चन 20, हाउ कैन टूरिज्म हेल्प इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग कमीशन स्टडी. अब टूरिज्म कौन सी एक्टिविटी है, वो है हमारी टर्शरी सेक्टर की एक्टिविटी. और जैसे जैसे क्या हो रहा है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, अपना टूरिज्म के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, लोग घूमने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं.
तो अगर प्लानिंग कमीशन ने बोला है कि अगर हम टूरिज्म पे ध्यान दें तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, इस सेक्टर को हम इम्प्रोवाइज कर सकते हैं और इसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. ओके, सो हाउ यू कैन राइट, this study mentioned that if tourism is improved as a sector, it can create employment for over 35 lakh people annually by generating jobs in hotels, transport. अब देखो, अगर आप घूमने जाओगे तो आपको होटल लेना पड़ेगा, आपको ट्रांसपोर्ट यूज करना पड़ेगा, तो जितने भी लोग इससे एसोसिएटेड है उन सबको क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. ओके, गाइडिंग सर्विसेज एंड लोकल क्राफ्ट्स. आप कहीं घूमने जाते हो, वहाँ का कल्चर को एक्सप्लोर करते हो, तो आपको वहाँ के कल्चर के बारे में जानने को मिलता है और आप वहाँ के क्या करते हो, क्राफ्ट्स को यूज करते हो. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रीजंस फॉर द राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शरी सेक्टर इन इंडिया. अब टर्शरी सेक्टर क्यों एक्सपांड होता जा रहा है इंडिया के अंदर, दिस यू नीड टू राइट. अब टर्शरी सेक्टर में क्या आती है, मोस्ट ऑफ सर्विसेज आती हैं और ये क्या करता है, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को ग्रो करने के अंदर सबसे ज़्यादा हेल्प करता है. और क्या हो रहा है, जैसे जैसे हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता जा रहा है, हम क्या करते हैं, दूसरी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम घूमना चाहते हैं, हम बाहर खाना खाना चाहते हैं. ठीक है, तो होटल इंडस्ट्री हो गई, टूरिज्म इंडस्ट्री हो गई और जो जितने भी रेस्टोरेंट्स हो गए वो क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं. किसकी वजह से, हमारे टर्शरी सेक्टर की वजह से. ठीक है, वो सारी किसकी एक्टिविटीज़ है, टर्शरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ है. सो हाउ यू कैन राइट, प्रोविजन ऑफ बेसिक सर्विसेज. आप सबसे पहले तो टर्शरी सेक्टर में सारी क्या आएंगी, हमारी बेसिक सर्विसेज, जैसे कि स्कूल हो गया और हॉस्पिटल्स हो गए, वो सब किस में आते हैं, हमारे टर्शरी सेक्टर में आते हैं. सो गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड हॉस्पिटल, स्कूल्स, पोस्ट ऑफिस, कोर्ट्स, पुलिस स्टेशन. ठीक है, एंड सपोर्ट टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स. अब क्या करता है, ये सपोर्ट करता है किसको, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को ग्रो करने के लिए. आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, आपको बैंकिंग सर्विसेज चाहिए, तो वो किस में आएंगी, टर्शरी सेक्टर के थ्रू मिलेंगी. ठीक है, सो सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, बैंकिंग एंड कम्युनिकेशन आर इसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज. ठीक है, तो किसी भी को भी अगर ग्रो करना है, किसी भी इंडस्ट्री को ग्रो करना है, तो टर्शरी सेक्टर क्या करता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है. जैसे कि आपने प्रोडक्शन तो कर लिया, पर अगर आपको उसकी मार्केटिंग करनी है, आपको उसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है, आपको ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली उसके लिए आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, टर्शरी सेक्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी. ओके, एंड राइजिंग इनकम्स एंड लाइफस्टाइल चेंजेस. हमारी लाइफस्टाइल में क्या हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, लोगों की क्या हो रही है, इनकम इंप्रूव हो रही है. सो विथ इंक्रीज इनकम पीपल डिमांड मोर सर्विसेज लाइक टूरिज्म, शॉपिंग एंड प्राइवेट हेल्थ केयर. ठीक है, एंड ग्रोथ ऑफ आईटी एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज. और क्या होता जा रहा है बाय द टाइम, जैसे कि अब हम देखते हैं आजकल हर किसी के पास फ़ोन है, हर इंसान क्या यूज़ कर रहा है, इंटरनेट यूज़ कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, ई बैंकिंग कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, जो भी हमको ऑर्डर करना है हम अमेजोन से ऑर्डर कर रहे हैं, हम फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर रहे हैं, तो हमारा क्या होता जा रहा है, आईटी सर्विसेज को हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, तो सर्विस बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लाइक कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनीज एंड इंटरनेट कैफेज आर रैपिडली एक्सपांडिंग. ठीक है, ये क्या होते जा रहे हैं, धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं. ओके, एंड अर्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स. और क्या अर्बनाइजेशन क्या होता जा रहा है, स्प्रेड होता जा रहा है. अब रूरल बैकग्राउंड में लोग बहुत कम रहते हैं और अर्बन बैकग्राउंड में लोग क्या होते जा रहे हैं, शिफ्ट होते जा रहे हैं, माइग्रेट होते जा रहे हैं. उसका रीज़न क्या है, बहुत ज़्यादा लोगों को यहाँ पे क्या मिलता है, अर्बन एरियाज में एम्प्लॉयमेंट मिलता है. ठीक है, तो अर्बन नीड्स होती हैं ग्रोथ के साथ साथ, जैसे कि हायर नीड फॉर रिटेल, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंशियल सर्विसेज. जो लोग माइग्रेट हुए हैं रूरल बैकग्राउंड से अर्बन बैकग्राउंड के अंदर, उनको भी क्या चाहिए होगा, उनको एजुकेशन चाहिए होगी, उनको बैंकिंग सर्विसेज चाहिए होंगी. तो इस तरीके से हमारा टर्शरी सेक्टर लीप्स एंड बाउंड्स में क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, What are the various ways to create more employment in rural areas? अब जो रूरल एरियाज के लोग हैं उस और रूरल एरियाज में हम कैसे क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं. तो क्या कर सकते हैं, क्रेडिट दे सकते हैं, सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं, उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं ताकि वो क्या कर सके, अपनी स्किल्स को डेवलप कर सके, उनको फाइनेंशियल लिटरेट कर सकते हैं. ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, बैंक से लोन ले सके, चीज़ों को सीख सके. ओके, सो हाउ वी कैन राइट, इरिगेशन फैसिलिटीज. सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किसके अंदर, वेल्स के अंदर, कैनाल्स के अंदर, डैम्स के अंदर, टू इनेबल मल्टीपल क्रॉपिंग, ताकि क्या कर सके, फार्मर
अपनी जगह पे रहकर अलग अलग क्रॉप्स को क्या कर सके, उगा सके। ठीक है, उसके लिए क्या चाहिए उसको, इरिगेशन, अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल करवा सकते हैं। ओके, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, बिल्डिंग रूरल रोड्स एंड कोल्ड स्टोरेज हेल्प इन मार्केटिंग सरप्लस प्रोड्यूस। अब क्या कर सकते हैं, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर इन केस फार्मर्स ने ज़्यादा प्रोड्यूस कर लिया है तो गवर्नमेंट क्या बना सकती है, गवर्नमेंट स्टोरेज सिस्टम बना सकती है, ताकि वहाँ पे अपना वो सरप्लस क्या रख सकें, वहाँ पे स्टोर करके रख सकें। ठीक है, और क्या कर सकती है, क्रेडिट अवेलेबिलिटी, उनको चीप रेट्स पे क्या कर सकती है, क्रेडिट प्रोवाइड कर सकती है। सो एक्सेस टू चीप एग्रीकल्चरल लोन्स फॉर सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड इक्विपमेंट्स, क्योंकि अगर वो अच्छे इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, अच्छे सीड्स यूज़ करते हैं और अच्छे फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होगी, उनकी ग्रोथ रैपिड होगी। ओके, नाउ प्रमोटिंग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, जो भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है, क्योंकि रूरल बैकग्राउंड में मोस्ट ऑफ लोग जो क्या काम करते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही कुछ काम करते हैं, तो क्या कर सकते हैं, वहाँ पे मिल्स को सेटअप कर सकते हैं, जैसे कि हनी कलेक्शन सेंटर्स सेटअप कर सकते हैं, और फूड प्रोसेसिंग, जैसे कि आपके पास टोमेटोज होते हैं, टोमेटोज क्या होता है, उनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, तो अगर उनको आपको लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करना है तो आप क्या कर सकते हो, उसका फॉर्म चेंज कर सकते हो। आप टोमेटो से क्या बना सकते हो, केचप बना सकते हो, उसके अंदर क्या होती है, फूड प्रोसेसिंग होती है, तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स एस्टैब्लिश कर सकती है गवर्नमेंट। ठीक है, एजुकेशन एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर स्कूल्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, हेल्थ केयर, हेल्थ सेंटर्स कैन जनरेट जॉब्स। अब ज़्यादा डॉक्टर्स होंगे तो ज़्यादा लोग क्या होंगे, हेल्दी होंगे। ठीक है, ज़्यादा लोग अवेयर होंगे, तो सर्विस सेक्टर में भी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, काम कर सकती है, ताकि रूरल बैकग्राउंड के जो लोग हैं वो क्या कर सके, एजुकेशन ले सके और अपना हेल्थ केयर अच्छा कर सके। ठीक है, और क्या कर सकती है, टूरिज्म डेवलपमेंट, प्रमोटिंग लोकल क्राफ्ट एंड टूरिज्म कैन प्रोवाइड लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट। अब क्या होता है कि हर एरिया की अपनी क्या होती है, स्पेसिफिक स्पेशलिटी होती है, क्राफ्ट्स होते हैं, वहाँ का कुछ अच्छा खाना होता है, सब कुछ फेमस होता है, तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना, उसको प्रमोट करना, ताकि वहाँ के जो क्राफ्ट्समैन है वो क्या कर सके, वहाँ के आर्टिसंस क्या कर सके, डेवलप कर सके। ओके, देन एमजी नरेगा इम्प्लीमेंटेशन। अब एमजी नरेगा क्या है, एमजी नरेगा में रूरल बैकग्राउंड के लोगों को 100 डेज के लिए एम्प्लॉयमेंट देने का क्या है, गारंटी है। तो एमजी नरेगा को क्या कर सकते हैं, अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ताकि जिन जो लोग स्किल्ड नहीं है या सेमी स्किल्ड है, उनके पास क्या, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके एटलीस्ट 100 डेज के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। आपको क्या करना है, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर कैसे डिफरेंट है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, बेसिकली इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं, क्योंकि ये क्या है, गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया जाता है। ठीक है, और ये गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, तो एक्सप्लॉयटेशन होता है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। सबसे पहले बात करें ऑर्गेनाइज सेक्टर की, तो रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, नॉट रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, और अगर बात करें ऑर्गेनाइज सेक्टर की, तो इसके अंदर जो जॉब है वो क्या होती है, रेगुलर होती है और सिक्योर होती है। अगर यहाँ पर आपको फायर करना है तो उससे पहले आपको कुछ नोटिस पीरियड दिया जाएगा, आपको नोटिस दिया जाएगा कि आपको इस वजह से, इस रीजन की वजह से आपको फायर किया जा रहा है। पर अगर हम बात करें अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, जैसे कि कोई भी पर्सन किसी शॉप पर काम कर रहा है, तो दिवाली का सीजन आया, उस टाइम पे उसका जो मालिक था, उसको रिक्वायरमेंट थी उस पर्सन की, उस लेबर की, तो तब तो क्या करा, उसने उसको हायर कर लिया। अब जैसे ही दिवाली का सीजन खत्म हुआ, अब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो क्या कर देगा, उसको फायर कर देगा बिना किसी नोटिस के। ठीक है, तो ये किस में होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है। अब ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं, और सारी की सारी अच्छी फैसिलिटीज अवेलेबल होती है। ओवर टाइम अगर आप करते हो तो आपको क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा पे मिलता है उसका। ठीक है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करूं तो कोई वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, अभी हमने बात करी थी एक पर्सन की जो किसी शॉप पर वर्क कर रहा है, तो दिवाली के सीजन में उसको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, उस एक्स्ट्रा काम का उसको कुछ भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, सो नो फिक्स्ड वर्किंग आवर्स और एक्स्ट्रा पे। अब अगर बात करें ऑर्गेनाइज सेक्टर की, तो बेनिफिट्स लाइक पेड लीव्स एंड पीएफ, मेडिकल एंड पेंशन, ये सब क्या मिलते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिलते हैं। आपको पीएफ मिलेगा, आपको पेड लीव्स मिलेगी। बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो ऐसा कोई भी बेनिफिट उसमें नहीं मिलता है, कोई पेड लीव नहीं होती है, कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है, एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें, लॉज लाइक मिनिमम वेजेस,
एक्ट आर फॉलोड। अब क्या होता है, अगर ये गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड है तो जितने भी एक्ट्स गवर्नमेंट ने बना रखे हैं उन सबको इसको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना ही पड़ेगा। जो भी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है किसके अंदर, ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर। और अगर बात करें अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, तो लॉज आर ऑफन नॉट फॉलोड, क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है, उनके पास कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है जो उनको फॉलो करना हो गवर्नमेंट के। ओके, इसके एग्जांपल्स क्या हो गए, स्कूल टीचर, जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स है वो किस में आते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। फैक्ट्री वर्कर्स हो गए, ये भी किस में आते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो वेजिटेबल वेंडर हो गया, डेली वेज लेबरर हो गए, ये सब किस में आते हैं, हमारे ये आते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। इनका रूल्स रेगुलेशन से कुछ फायदा नहीं होता है और इनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, discuss the problems faced by workers in the unorganized sector and suggest measures for their protection। अब क्या बोल रहा है कि अगर हम बात करें अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर तो वर्कर्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, आपको ये लिखना है। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया क्या क्या प्रॉब्लम होती है, लो वेजेस होते हैं, इरेगुलर वर्क है, सिक्योरिटी नहीं है कि आपको कभी भी फायर किया जा सकता है आपकी जॉब से। ठीक है, और क्या प्रॉब्लम होती है, नो जॉब सिक्योरिटी और सोशल बेनिफिट्स, कोई आपको पीएफ नहीं मिल रहा, कोई आपको पेड लीव नहीं मिल रही है, अगर आप एक्स्ट्रा काम भी करते हो तो आपको उसका ओवर टाइम का कुछ भी मनी नहीं मिल रहा है। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन एंड पुअर वर्किंग कंडीशंस, आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, आपका जो वर्किंग कंडीशंस है वो भी अच्छी नहीं है। ठीक है, नो मेडिकल और रिटायरमेंट बेनिफिट्स, डिस्क्रिमिनेशन स्पेशली फॉर SC/STs एंड बैकवर्ड क्लासेस, और कई बार क्या होता है डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। ठीक है, अब इसको कैसे रेक्टिफाई किया जा सकता है, तो गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर आर्टिसंस, मार्जिनल फार्मर्स एंड कैजुअल वर्कर्स। अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए किसको, आर्टिसंस को, मार्जिनल फार्मर्स को और कैजुअल वर्कर्स को। ओके, फैसिलिटीज फॉर क्रेडिट, सीड्स, स्टोरेज एंड मार्केटिंग इन रूरल एरियाज। आप क्या कर सकते हैं, जो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं किसकी, क्रेडिट की, सीड्स के लिए, स्टोरेज के लिए। ठीक है, एंड रेगुलेशन ऑफ वर्किंग कंडीशंस इन स्मॉल इंडस्ट्रीज, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज के अंदर भी लोग काम कर रहे हैं और वो ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है, तब भी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, उनको रेगुलेट करना चाहिए कि वर्किंग कंडीशंस क्या होगी, कितने वर्किंग आवर्स होंगे, कितना मिनिमम वेज होगा एटलीस्ट। ठीक है, सो वेलफेयर स्कीम्स फॉर अर्बन कैजुअल वर्कर्स, वेंडर्स, लोडर्स। आप क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट कुछ ऐसी स्कीम्स बना सकती है जो किसके लिए हो, स्पेसिफिकली अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए ही हो। ठीक है, एंड इंक्रीज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन स्किल ट्रेनिंग एंड सोशल सिक्योरिटी, और गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अपना इन्वेस्टमेंट कर सकती है लोगों को स्किल देने के लिए। अगर लोगों के पास स्किल होगी, वो स्किल्ड होंगे, तो वो क्या कर सकते हैं, खुद का बिजनेस भी ओपन कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज द पब्लिक सेक्टर इंपॉर्टेंट इन द इंडियन इकोनॉमी। अब जो पब्लिक सेक्टर है, तो पब्लिक सेक्टर बेसिकली होता है ओनरशिप के बेसिस पे, और पब्लिक सेक्टर कौन ओन करता है, वो कौन ओन करती है, हमारी गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट वर्क करती है हमारे वेलफेयर के लिए। ठीक है, हमको जो भी लोग डाउन टू अर्थ सोसाइटी के हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको सारी बेसिक सर्विसेज देने का किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो है गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, सो हाउ कैन यू राइट, प्रोवाइड इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। आप क्या क्या कर सकती है, इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकती है, जैसे कि बिल्ड्स रोड्स, रेलवेज, ब्रिजेस, पावर स्टेशंस। अब जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है और सारे लोग उसको यूज़ करते हैं, तो वो कौन बेसिकली वो कौन बनाता है, वो बनाती है गवर्नमेंट। ठीक है, एंड विच प्राइवेट सेक्टर मे नॉट अफोर्ड, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें हैं तो प्राइवेट सेक्टर अफोर्ड नहीं कर सकता है। और प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ के लिए भी क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रोड्स, ब्रिजेस। ठीक है, एंड इंश्योर्स इक्विटेबल एक्सेस, supplies education, healthcare and clean water to all, not just profit making areas। अब ऐसा नहीं है कि अगर हम अर्बन एरिया के लोग हैं सिर्फ उन्हीं को साफ पानी मिलेगा, उन्हीं को एजुकेशन मिले। अगर हम बात करें गवर्नमेंट स्कूल्स की, तो रूरल बैकग्राउंड में भी होते हैं सब जगह, ताकि सारे लोग एक्सेस कर सके उसको और अपनी पर्सनैलिटी को, अपने आप को डेवलप कर सकें। ठीक है, तो ये किसका काम है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की। एंड सपोर्ट्स वीक सेक्टर्स। अब जो भी वीक सेक्टर्स है, जैसे बाय प्रोड्यूस फ्रॉम फार्मर्स एट फेयर प्राइजेस पे लोगों को प्रोवाइड करना, सप्लाइज फूड एट सब्सिडाइज रेट्स
थ्रू राशन शॉप्स। अब राशन शॉप क्यों ओपन की जाती है? ताकि जो भी लोग हैं वो राशन की शॉप पर जाके, जो भी मतलब जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो राशन की शॉप पर जाके सब्सिडाइज प्राइस में, मतलब कम प्राइस के अंदर चीज़ों को ले सकें और उनको यूज़ कर सकें। ठीक है, खाना, इसमें फूड प्रोडक्ट्स आते हैं, इसमें व्हीट मिलता है, राइस मिलता है। ओके, एंड स्टेबिलाइजेस द इकोनॉमी। अब क्या करते हैं? स्टेबलाइज करती है इकोनॉमी को। कैसे? ऑफर एम्प्लॉयमेंट एंड इंश्योर्स कंटिन्यूड प्रोडक्शन इवन ड्यूरिंग डाउन टर्न्स। अब जैसे कोविड की बात करें, कोविड के अंदर अगर हम बात करें, प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे लोगों को फायर कर दिया गया था, बट अगर हम बात करें गवर्नमेंट सेक्टर में जितने भी लोग काम कर रहे थे, कोविड के टाइम पे भी उनको फायर नहीं किया गया था, उनके पास तब भी क्या था? एम्प्लॉयमेंट था। ओके, सो ये क्या करती है? हमको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, जो क्या होता है? जो इंश्योर करता है सेफ्टी और सिक्योरिटी, एंड फोकसेस ऑन वेलफेयर। गवर्नमेंट अंडरटेक एक्टिविटीज नॉट ड्रिवन बाय प्रॉफिट। अब गवर्नमेंट का मेन मोटो प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता है, उनका मेन मोटो क्या होता है? वेलफेयर। ठीक है, लाइक चाइल्ड न्यूट्रिशन, रूरल हाउसिंग एंड पब्लिक हेल्थ। वो किसके लिए काम करती है? वो बेसिकली काम करती है लोगों के वेलफेयर के लिए। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।